स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है डब्ल्यूएचओ के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इबोला के जो सस्पेक्टेड केसेज हैं उनको रिड्यूस किया गया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के वहाँ पे। कल हमने रीड किया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बारे में, और आज जो इन्फॉर्मेशन मेंशन है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बारे में है। बोथ जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ अपना एरिया शेयर करते हैं, नियर बाई एरियाज के अंदर में सिचुएटेड हैं। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको इबोला के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या इबोला के जो केसेज हैं फर्स्ट टाइम उनका आउटब्रेक हुआ है क्या? आप देखिए कि लास्ट टाइम जो आउटब्रेक हुआ था वो 2014-15 के समय हुआ था, और उस समय भी डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के रूप से डेजिग्नेट किया गया, अपना जो अलर्ट है उसको इशू किया गया था। क्या इबोला का कोई वैक्सीन अवेलेबल है क्या? तो डायरेक्टली कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू इसको ट्रीट किया जा सके। अल्टरनेटिव जो भी मेडिसिन हैं उनको यूज करते हुए प्रेजेंट समय में जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स, बैट नाम का जो आप देखिए कि जो मैमल है, मैमल इसको मैमल का कैटेगरी में आया करता है, या जो फ्रूट बैट हैं वो आप देखिए कि इबोला वायरस के नेचुरल रिजर्वोयर हुआ करते हैं, उनके द्वारा उस वायरस को होस्ट है वो किया जाता है। अब अगर हम रीड करें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बारे में, तो आपको इसके जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन कौन से कंट्री हैं वो अपना एरिया शेयर किया करते हैं। तो एक बार कंट्रीज को हम देखते हैं, उसके बाद में मैप के ऊपर उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखिए कि इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो चैड नाम का जो कंट्री है उसके साथ में अपना एरिया शेयर करता है। इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो पार्ट है वो सूडान के जो बोथ एरियाज हैं, जिसमें सूडान भी है और साउथ सूडान भी है, जो कि 2011-12 के समय में डिफरेंट अलग होता है सूडान के साथ में। तो सूडान और साउथ सूडान है उसके साथ में भी अपना एरिया है वो शेयर किया करता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। कल हमने कोंगो के बारे में रीड किया था। कोंगो का जो अदर कंट्री है रिपब्लिक ऑफ कोंगो के नाम से जिसको हम जाना करते हैं, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, बोथ के साथ में अपना एरिया शेयर करता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और एक जो कंट्री है वो है कैमरून, एक जो कंट्री है वो है कैमरून नाम का नेशन, उसके साथ में भी। अब अगर हम इनको मैप के ऊपर प्रैक्टिस करें, तो कल के न्यूज़पेपर के अंदर में हमने देखा था कोंगो के बारे में, उसी के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है वो इस्टेब्लिश है। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे साउथ सूडान है, यहाँ पे आप देखिए कि सूडान नाम का नेशन है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में चैड है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर में कैमरून है, और यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, इस एरिया के अंदर में रिपब्लिक ऑफ कोंगो है। क्या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो नेशन है वो एक लैंडलॉक कंट्री है? यस स्टूडेंट्स, ये एक लैंडलॉक कंट्री के रूप से सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डेट कंट्रीज के बारे में देखा, अफ्रीका के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए अफ्रीकन यूनियन के बारे में। और रिसेंटली आप देखिए कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके साथ में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है वो भी ऑर्गेनाइज होने वाला था, बट उसको पोस्टपोन्ड है वो किया गया है इबोला केसेस के आउटब्रेक की ही वजह से। और लास्ट टाइम जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है वो ऑर्गेनाइज हुआ था 2014-15 के समय में। तो आप देखिए कि इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, इसका जो फोर्थ मीटिंग है वो इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज होता। फर्स्ट टाइम इसका जो मीटिंग हुआ था वो 2008 में हुआ था। अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में हमारी कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ये बेसिकली एक फोरम यहाँ पे काम किया करता है। फिर 2011 के समय इसका मीटिंग हुआ, और 2015 के समय में लास्ट मीटिंग हुआ था, और अब 2026 में होने वाला था, बट इबोला का आउटब्रेक हुआ है, इस वजह से इसके समिट को, इसका जो मीटिंग है उसको नहीं कैरी आउट किया गया। अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। अर्लियर फेज में आप देखिए कि इसको यूनिटी ऑफ अफ्रीका इसका जो नेम है वो हुआ करता था, बाद में इसका जो नाम है अफ्रीकन यूनियन है वो किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है? इसका हेडक्वार्टर है इथोपिया का जो सिटी है एडिस अबाबा, एडिस अबाबा नाम का जो सिटी है, एडिस अबाबा नाम का जो सिटी है वहाँ पे ये इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, वेटिकन के बारे में है। वेटिकन के वहाँ पे आप देखिए कि वुमेन को एज ए कम्युनिकेशन हेड के रूप से अपॉइंट है वो किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या जानकारी होना चाहिए कि जो वेटिंगन नाम का जो सिटी है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है? स्टूडेंट, जब हम इटली के बारे में रीड करते हैं तो इटली के ही आप देखिए कि लैंड बॉर्डर एरिया के अंदर में टू कंट्रीज हैं वो इस्टेब्लिश हैं। ऐसा ही जो सिमिलर एग्जाम्पल आप जो साउथ अफ्रीका है उसके बारे में रीड कर सकते हो।
आप देखिए कि साउथ अफ्रीका के वहाँ पे भी जो 2 कंट्रीज हैं वो उसके साथ में अपना एरिया शेयर करते हैं, जो उसी के लैंड बॉर्डर एरिया के अंदर में इस्टेब्लिश हैं। साउथ अफ्रीका के वहाँ पे वो कौन से 2 कंट्री हैं? एक तो आप देखिए कि लिसोतो नाम का कंट्री है, एक तो कौन सा है, लिसोतो नाम का कंट्री है, और एक कंट्री का नाम है स्वाजीलैंड, जिसको कि इस्तवानी के नाम से भी जाना करते हैं, और स्वाजीलैंड भी उसका नाम है। तो ये 2 नेशन हैं जो साउथ अफ्रीका के साथ में अपना एरिया शेयर किया करते हैं। ऐसे ही इटली के साथ में है, एक तो वेटिकन नाम का जो सिटी है, एक सिटी का नाम क्या है, वेटिकन है। वेटिकन सिटी जो कि होली सिटी के रूप से भी कंसिडर किया जाता है क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग में, क्योंकि पोप का जो प्लेस है वो इसी सिटी के अंदर में हुआ करता है। और एक आप देखिए कि सेंट मेरियानो नाम का जो सिटी है, सेंट मेरियानो नाम का जो कंट्री है, सॉरी सिटी नहीं है, ये कंट्रीज हैं जो अपना एरिया शेयर किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपको बेसिकली आप देखिए कि वेटिकन सिटी यहाँ पे आपको मिलेगा, और यहाँ पे ये सेंट मेरियानो नाम का जो कंट्री है वो इस्टेब्लिश है। तो ये अपना एरिया शेयर करते हैं। इटली के साथ में कौन कौन से कंट्रीज एरिया शेयर किया करते हैं? वेस्टर्न पार्ट में आप देखिए कि फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया भी यहाँ पे एरिया शेयर करता है। और इसके साथ में एक स्मॉलर कंट्री है, स्मॉलर कंट्री जिसको कि हम स्लोवेनिया के नाम से जाना करते हैं। यहाँ पे जो कंट्री है वो स्लोवेनिया है जो अपना एरिया शेयर करता है। तो ये जो 4 कंट्री तो आउटर साइडर में है, 2 कंट्रीज हैं जो इसके इनलैंड एरिया के अंदर में सिचुएटेड हैं। स्टूडेंट जो इटली है वो काफ़ी सारे वाटर बॉडीज़ के साथ में भी अपना एरिया शेयर करता है। अगर हम इसको लार्जर वे के अंदर में रीड करें तो आपको मेडिटेरियन सी है उसके साथ में अपना एरिया शेयर करते हुए आप इसको रीड कर सकते हो। पर आप देखिए कि यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट के अंदर में इसका जो टेरेनियन सी है उसके साथ में अपना एरिया शेयर करता है। फिर इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एड्रियाटिक सी है, आयोनियन सी है, उसके साथ में भी अपना एरिया शेयर किया करता है इटली यहाँ पे। और इसका ये जो मेडिटेरियन सी का ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देखिए कि अफ्रीकन जो कंट्री है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के जो कंट्री हैं वो इस्टेब्लिश हैं। यहाँ पे स्पेन है, स्पेन के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में पोर्तुगीज हैं, पुर्तगाल है, और इस एरिया को किसके नाम से जानते हैं? आइबेरियन पेनिनसुला के नाम से इसको जाना करते हैं। तो ये इटली का जो लोकेशन है उसके बारे में हमने देखा। और आप एग्जाम से रिलेटेड क्या यहाँ पे रीड कर सकते हो? एग्जाम से रिलेटेड आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इटली के विजिट के लिए गए थे, तो उस समय आप देखिए कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक अवार्ड है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में उनके इनिशिएटिव्स की वजह से। तो फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली के वहाँ पे इस्टेब्लिश है, रोम इटली के वहाँ पे इस्टेब्लिश है। जब अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि 1961 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया था और जो फूड सेक्टर को प्रोवाइड करता है जो वर्ल्ड के अंदर में, तो आप देखिए कि इसको 2020 के समय में जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो भी दिया गया था फूड के सेक्टर के अंदर में इसके इनिशिएटिव्स की वजह से। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली के वहाँ पे इस्टेब्लिश है। एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर के काफ़ी सारे जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली के वहाँ पे मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने रोम इटली के बारे में देखा। और हम क्या रीड कर सकते हैं यहाँ पे? एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ था, मींस इटली का इंडिपेंडेंस आप बोल सकते हो, या एज ए इंडिपेंडेंट नेशन के रूप से ये इस्टेब्लिश हुआ, तो उसके अंदर में एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, मजीनी नाम के एक पर्सन है, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। जोसेफ मजीनी है जो इसको यूनिफाई करने के अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं, मजीनी नाम के एक पर्सन है। अब इनके द्वारा बेसिकली स्टूडेंट्स यंग इटली नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप किया गया था। उनके द्वारा क्या सेटअप किया गया था? यंग इटली नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर में भी काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो इनसे इंस्पायर हुए थे। इसमें स्पेशली वी.डी. सावरकर साहब हैं। वी.डी. सावरकर साहब ने आप देखिए कि अभिनव भारत को जो इस्टेब्लिश किया वो मजीनी से ही इंस्पायर होते हुए उन्होंने उसको इस्टेब्लिश वो किया था। भगत सिंह के द्वारा जो नौजवान सभा को जो इस्टेब्लिश किया गया था उसमें भी आप देखिए कि मजीनी का जो इंस्पिरेशन है वो आपको मिलता है कि मजीनी का जो एक्टिविटीज़ है उनसे इंस्पायर होते हुए उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। हमारे जो M.K. गांधी हैं वो भी उनके आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, बट उनका जो आइडिया है कि आपको वायलेंस को कैरी आउट करना है, अथॉरिटीज़ को ओवरथ्रोन करना है, उसको बेसिकली गांधी हैं वो रिजेक्ट किया करते हैं। क्योंकि गांधी का जो अल्टीमेट जो आप देखिए कि पीस है, नॉन वायलेंस है, जिसके ऊपर में उनका जो मूवमेंट के जो वैल्यूज़ हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये अभिनव भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए। वी.डी. सावरकर साहब के द्वारा जो अभिनव भारत को इस्टेब्लिश किया गया था
और 1857 का जो हमारा रिवोल्ट था, जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप से भी उन्होंने डिफाइन किया था अपना उस बुक के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वहाँ पे 1 ईयर का जो चेयरमैनशिप मिला करता है, जो प्रेसिडेंटशिप मिला करता है, वो उनको दिया गया है। तो आप देखिए कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो चेयरमैन हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो रहेंगे। 1 ईयर का ये बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस हुआ करता है, वोटिंग के थ्रू यहाँ पे इलेक्शन है वो हुआ करता है। क्या किसी इंडियन पर्सन के द्वारा भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंसी है, जो चेयरमैनशिप है, वो किया गया है? तो आप देखिए कि जो वर्ल्ड के अंदर में फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने जनरल असेंबली को प्रिसाइड किया, तो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, जिनके द्वारा इनको 1953 या 54 के समय में उसको हेड है वो किया गया था। अब यहाँ पे जनरल असेंबली के बारे में मेंशन है, तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये भी होना चाहिए कि यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते हैं। यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते हैं, जिसके अंदर में जनरल असेंबली है वो भी आया करता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। सभी मेंबर कंट्रीज पार्ट होते हैं जनरल असेंबली के। कुछ नॉन मेंबर कंट्रीज हैं, नॉन स्टेट्स हैं, वो भी इसके पार्ट हुआ करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर में 5 कंट्री तो परमानेंट हैं, 5 कंट्री परमानेंट हैं, 10 कंट्री हैं जो 2 ईयर के बेसिस पे इलेक्ट हुआ करते हैं। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा स्टूडेंट्स सेक्रेटरीट भी है। यूएन का जो सेक्रेटरीट है वो भी यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के रूप से इस्टेब्लिश है। सेक्रेटरीट के बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओनली यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर आउटसाइड द न्यूयॉर्क के अंदर में इस्टेब्लिश है, हेग के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। फिर आप देखिए कि एक ट्रस्टशिप काउंसिल भी हुआ करती है। ट्रस्टशिप काउंसिल जो कि अब प्रेजेंट समय में इसका जो मीटिंग्स हैं वो नहीं हुआ करती हैं, तो ट्रस्टशिप काउंसिल है वो भी यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है यूएन का, इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है वो भी यहाँ पे 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यूएस के बारे में है। यूएस के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनको यहाँ पे बताया गया है। न्यू इंटेलिजेंस चीफ जिनको अपॉइंट किया जाएगा, उनको इंटेलिजेंस का जो सेक्टर है उसका एक्सपीरियंस नहीं है। उनके जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनके फेवरेट जो पर्सन है, उनको यहाँ पे अपॉइंट है वो किया गया है। एग्जाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया ने यूक्रेन के जो लार्जर सिटीज़ हैं उन सभी के ऊपर में अटैक किया है, चाहे वो सेंट्रल पार्ट ऑफ यूक्रेन का एरिया हो, निप्रो नाम का जो सिटी हो, खार्किव नाम का जो सिटी हो, उन सभी के ऊपर में मिसाइल से जो अटैक हैं वो किए गए हैं। अब यूक्रेन ने बेसिकली आप देखिए कि रसिया के इन अटैक्स को कैसे फेस किया है। लास्ट 4 ईयर से वहाँ पे वॉर सिचुएशन है, और पहले कैसे यूक्रेन इन अटैक्स को डिफेंड है वो किया करता था। तो स्टूडेंट्स यूएस मेड एक बेसिकली जो मिसाइल को आप देखिए कि डिफेंड करने के लिए एक सिस्टम हुआ करता है, जिसको कि पैट्रियोट एयर डिफेंस मिसाइल के नाम से भी जाना करते हैं। क्या नाम है उस बेसिकली यहाँ पे वेपन का, जो ये सिस्टम है इसका? पैट्रियोट एयर डिफेंस मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल, ये यूएस के द्वारा मेड हैं। इनका सप्लाई है वो किया गया था यूक्रेन को, पर जब से यूएस ने ईरान के ऊपर में अटैक किया है, यूएस ने ईरान के ऊपर में अटैक किया है और वहाँ पे कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, तो कंटिन्यूस यूएस ने अपने जो बेसेज हैं, अपने जो उनका जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी वहाँ पे इंटरेस्ट वेस्ट एशिया के अंदर में, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एयर डिफेंस मिसाइल को लार्जर वे में वहाँ पे डाइवर्ट किया, और उसका जो स्टॉक है वो भी काफ़ी कम है उस वेस्ट एशिया के कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो यूक्रेन को सप्लाई नहीं हो सका है। यूक्रेन के ऊपर में रसिया ने अब लार्जर अटैक्स हैं वो किए हैं। यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी सप्लाई नहीं किया, तो यूक्रेन के लीडर ने यूरोपियन नेशंस को कहा है, यूएस के लीडर को कहा है कि आप इस तरीके से जो डिफेंस इक्विपमेंट्स को सप्लाई कीजिए, जिससे कि हम अपने आप को डिफेंड है वो कर सकें रसिया के अटैक के साथ में। यूनाइटेड किंगडम के बारे में है नेक्स्ट न्यूज़, वो किरपान के पर्सपेक्टिव से है। किरपान क्या है? सिखिज्म के अंदर में आप देखिए कि किरपान को रखा जाता है उनके द्वारा, उनका जो 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 रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके पार्ट के रूप से आप इसको काउंट कर सकते हो।
हाँ, तो वहाँ पे एक एक केस के रिगार्डिंग में ये बेसिकली उसका जो जो डिफरेंसेज आई हैं उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है, ये हुआ है कि कृपान रखने के लिए अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पे किस आर्टिकल के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो मैंडेट करता है कृपान रखने के बारे में, तो आर्टिकल 25 है जो राइट टू प्रोफेस है, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट के बारे में बताता है कि आप अपना रिलीजियस जो वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस थिंग्स को कैरी आउट करने के लिए इन सभी को आप कंसाइंस के लिए, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट के लिए आप यहाँ पे जो भी आपको कैरी आउट करना है आप कर सकते हो, जो आपका रिलीजन का बेसिकली पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूज़ मेंशन है वो है ईरान के बारे में। ईरान के अंदर में जो इन्फ्लेशन का लेवल है, एक तो आप देखिए कि इन्फ्लेशन वहाँ पे पहले भी था, जनवरी के समय भी हमने रीड किया था कि ईरान के अंदर में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके बिहाइंड में इन्फ्लेशन का ही एक रोल है। तो स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन वहाँ पे जो इंक्रीज होते हुए काफ़ी हाई नंबर्स के अंदर में गया है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वन ऑफ द हाईएस्ट सिचुएशन को वहाँ पे ऑब्जर्व है वो किया गया। अब क्यों है वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट, एक तो आप देखिए कि जो कंट्री है वो कंटिन्यूस वॉर सिचुएशन में है, कंटिन्यूस वॉर सिचुएशन को कंट्री है वो यहाँ पे फेस कर रहा है। लास्ट ईयर भी कुछ कुछ दिनों का वहाँ पे वॉर कंडीशन है वो हुआ था, ईरान, यूएस और इजराइल का वहाँ पे। फिर आप देखिए कि ईरान के द्वारा पहले भी काफ़ी सारे एरियाज़ में जो अटैक्स किए गए हैं, काफ़ी सारे एरियाज़ का उनका ऊपर में कन्फ्लिक्ट है वो रहा है। फिर वहाँ पे सिस्टमेटिक करप्शन होना, सिस्टमेटिक जो करप्शन है उसका एग्जिस्टेंस में आना, और जो मिसमैनेजमेंट है उसको भी एक रीज़न बताया गया है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से भी यहाँ पे इन्फ्लेशन लेवल है वो काफ़ी हाई नंबर्स के अंदर में है। एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या पता होना चाहिए आपको, आप मैक्सिमम आप ईरान का लोकेशन देख सकते हो, कौन कौन से कंट्री अपना एरिया शेयर करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कुछ वेस्ट एशिया की कंट्री हैं, कुछ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो भी अपना एरिया शेयर किया करते हैं ईरान के साथ में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके स्टेटमेंट के बाद में भी इजराइल ने यहाँ पे लेबनान में अटैक किया है, जिसमें 11 जो पर्सनस हैं उनका डेथ हुआ है। इजराइल ने अपने हर एक अटैक के अंदर में बताया जाता है कि वहाँ पे हजीबुल्लाह नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो जो सोल्जर्स हैं उनसे जो रिलेशन रखने वाले जो लोग हैं उनका प्रेजेंस था, उस इस वजह से उनके द्वारा अटैक किया गया। अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा था कि कोई अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान ने ऑब्जेक्ट किया था कि सीज फायर के अंदर में लेबनान का भी एरिया था, बट इजराइल कंटिन्यूस है वो वहाँ पे अटैक को कैरी आउट किया है, तो कोई मीनिंग नहीं है कि हम पीस प्रोसेस के लिए डिस्कशन करें। तो उसी के बाद में यूएस प्रेसिडेंट का यहाँ पे जवाब है वो आया था। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री के अंदर में जो एयरपोर्ट्स के एरियाज़ हैं उनके बारे में मेंशन है कि जहाँ पे जो प्लेन लैंड करता है, एयरपोर्ट का जो आप देखिए कि जो यहाँ पे फ्लाई करने वाले एरिया हुआ करते हैं, वहाँ पे बेसिकली नॉइज़ पोल्यूशन को बताया गया है कि कैसे जो नॉइज़ पोल्यूशन है, इंडिया वल्नरेबल है इन सब नॉइज़ का जो पोल्यूशन है उनके लिए। और उस एरिया में रहने वाले जो सिविलियन पर्सन है उसके नाइबर एरियाज़ में जो रहा करते हैं, उनको आप देखिए कि सिर्फ हियरिंग का लॉस ही नहीं हुआ करता है, और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर का भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे बताया गया, स्ट्रेस का भी यहाँ पे एक रीज़न बताया गया है कि कैसे ये यहाँ पे प्लेन्स का कंटिन्यूस इस तरीके से नॉइस करना उनको इम्पैक्ट करता है, उनकी हेल्थ के ऊपर में इम्पैक्ट होता है। एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए, लास्ट ईयर आप देखना कि अहमदाबाद के वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, और उसके बाद में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमने रीड किए हैं। बट स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर में जो हमारे जो प्लेन्स हैं उनमें इंसिडेंट्स क्यों हो सकते हैं, कि अगर हम यहाँ पे हमारे कंट्री का और भी कुछ जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी यहाँ पे एक रीजन मान सकते हैं क्या, तो आप देखिए कि यस स्टूडेंट्स, वेस्ट मैनेजमेंट भी एक रीजन हो सकता है, अगर प्रॉपर वे के अंदर में वेस्ट का डिस्पोजल नहीं होता है, चाहे आपका सॉलिड वेस्ट हो, चाहे लिक्विड वेस्ट हो, मेडिकल वेस्ट हो, तो वहाँ पे आप देखिए कि कुछ जो डिजीज का आउटब्रेक के साथ में वहाँ पे जो बर्ड्स हैं, जो उनको जो स्क्वेंजर्स हैं उनका प्रेजेंस आपको मिलेगा। और अगर आप देखिए कोई एयरपोर्ट के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में है, तो बर्ड्स का अगर कोलिजन होता है तो भी कोई इंसिडेंट है वो हो सकता है, कोई इम्पैक्ट है वो हो सकता है। तो फ्रंट लाइन के अंदर में एक ऐसा जो जो मैगजीन है, फ्रंट लाइन जो मैगजीन है हिंदू का ही, उसमें एक ऐसा रिपोर्ट है वो पब्लिश हुआ था, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट को टू मच बर्ड्स का प्रेजेंस होना, वेस्ट का ओपनली वे के अंदर में प्रेजेंस होना, उसका भी कुछ रीजंस बताए गए यहाँ पे, जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, इंसिडेंट्स हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, ब्लू मून के बारे में है। ब्लू मून बेसिकली हुआ क्या करता है, ब्लू मून क्या हुआ करता है, ब्लू मून हुआ करता है कि किसी मंथ के अंदर में अगर 2 टाइम्स आप देखें कि सेकेंड टाइम
किसी मंथ में 2 टाइम्स यहाँ पे जो फुल मून का जो समय हुआ करता है उसको ब्लू मून के नाम से जाना कर, फुल मून का जो 2 टाइम्स समय होता है एथेंस के वहाँ का ये शो किया गया है, ब्लू मून का जो फोटो है एथेंस के वहाँ पे। फिर नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, हमारा जो एस्ट्रॉइड बेल्ट का एरिया है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के अलावा आप देखिए कि जो मीटियोर्स हुआ करते हैं, जो मीटियोर्स हुआ करते हैं, मीटियोर्स अगर आप देखिए कि उनके अंदर में टू मच कंटेंट है वो आते हैं, कंटेंट है मीन्स वो आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, फ्रिक्शन के थ्रू वहाँ यहाँ पे जलेंगे। और आप देखिए कि अगर उनके अंदर में सब्सटेंस ज़्यादा है तो हमारा अर्थ का नियर बाई एरिया है वहाँ तक वो पहुँचते हैं। टू मच जो लाइट है वो स्पार्क यहाँ पे करता है। तो जो ब्राइट यहाँ पे एक फायर बॉल की तरह इनका अपीयरेंस होता है, इसको बेलाइट्स के नाम से जाना करते हैं। लार्जर अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, तो उसको यहाँ पे बताया गया है कि ये बेसिकली है क्या, कि जो मीटियोर्स हैं जो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो बोलाइट्स के रूप से उनको कंसिडर करते हैं। अगर लार्जर वे के अंदर में वो स्पार्क करते हैं या लाइट करते हैं, उनमें अगर कुछ आप देखिए कि प्रेजेंस है और अर्थ के नियर बाई एरियाज तक वो पहुँचते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट 2013 में जो बताया गया था रसिया के वहाँ पे, और ये जो मेंशन है वो यूएस के नॉर्दर्न पार्ट के रिगार्डिंग में है, जहाँ रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट हुआ है ऐसे जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर में हुआ था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें एलपीजी का जो कंजप्शन है उसको बताया गया है। अब आप देखिए कि वेस्ट एशिया का जो ये कन्फ्लिक्ट है 3rd मंथ इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कम्प्लीटली मंथ में हमने जो इसका इम्पैक्ट के बारे में देखा हो, जैसे कि मार्च के अंदर में इसका फर्स्ट कम्प्लीटली इम्पैक्ट हुआ था, फिर अप्रैल था और फिर यहाँ पे मई था। अब मई के मंथ के अंदर में ये बताया गया है कि एलपीजी का जो कंजप्शन है वो रिड्यूस हुआ है। क्यों रिड्यूस होगा स्टूडेंट्स, एक तो आप देखिए कि समर का भी समय है, फिर भी रिड्यूस कैसे हो सकता है यहाँ पे मई के समय में, तो रिड्यूस इस वजह से हुआ है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पे लिमिटेशन लगाया गया। पहले आप देखिए कि किसी घर के अंदर में एलपीजी का कोई प्रॉब्लम होता है, डायरेक्टली वो अपना जो नेक्स्ट जो उसके लिए बुक है वो किया करता है, बट यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ समय का जो टाइम बाउंडेशन लगाया तो उसकी वजह से भी यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। और भी काफ़ी सारे एरियाज़ के बारे में मेंशन है कि पेट्रोल एंड डीजल है उनके अंदर में तो इंक्रीज है, बट यहाँ पे एलपीजी के अंदर में डिक्लाइन है, वो यहाँ पे बताया गया। एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसके अंदर में भी यहाँ पे जो डिक्लाइन है उसके बारे में मेंशन है कि एविएशन का जो टर्बाइन फ्यूल है उसके अंदर में भी डिक्लाइन है वो हुआ है। तो पेट्रोल प्लानिंग एंड जो एनालिसिस सेल है उनका यहाँ पे ये कम्प्लीटली एनालिसिस है। बुकिंग पीरियड जो कि सप्लाई मैनेजमेंट के लिए उसको किया गया था कि सप्लाई को मैनेज है वो किया जा सके, बुकिंग पीरियड है वो लगाया गया था यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके बेस ईयर को तो चेंज किया जाना है, अभी उसको रिलीज किया जाएगा। पहले जो बेस ईयर है वो क्या है 2011-12 है बेस ईयर, 11-12 है बेस ईयर, इसको चेंज करके कितना करना है 22-23, 2022-23 है वो किया जाएगा। बट गवर्नमेंट का प्रपोजल एक और है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है उसको लाया जाए। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो कि आउटपुट और इनपुट उनको भी कवर करे, उसके साथ साथ जो सर्विस का जो प्राइजेज हैं उनको भी कवर यहाँ पे करे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो बेसिकली कौन सा नया इंडेक्स लाने का प्रपोजल है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स लाने का प्रपोजल है। आउटपुट को भी कवर किया जाएगा, इनपुट को भी कवर किया जाएगा, और 7 के अराउंड कुछ सर्विसेज हैं जिनको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा इस इंडेक्स के अंदर में। तो ये इंडेक्स के बारे में मेंशन था। बेटर जो आईएमएफ का जो यहाँ पे एक मैंडेट है कि बेटर आपको यहाँ पे अपने कंट्री का जो थिंग्स हैं उनको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, उनको डिटेक्ट करना है, उसके लिए इस तरीके से जो इंडेक्स हैं वो लाए जाते हैं इकोनॉमिकल सेक्टर के अंदर में। एक्सट्रीम हीट का जब सिचुएशन होता है तो एक्सट्रीम हीट है वो क्या यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करती है। तो यस स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम हीट का सिचुएशन के अंदर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो एनिमल्स है उनके द्वारा कम कंज्यूम किया जाता है, उनके द्वारा जो खाना है वो भी काफ़ी कम है वो किया जाएगा, कम कंजप्शन उनका हुआ करता है। ओवरऑल मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको ये इम्पैक्ट करता है। प्रेजेंट समय के अंदर में जो डेयरी का जो सेक्टर है, जो मिल्क प्रोडक्शन का जो सेक्टर है, वो आप देखिए कि हमारे जीडीपी के अंदर में 5% का कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी में 5% का कंट्रीब्यूशन है। जो हमारे कंट्री का ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन है वो पिछले कुछ ईयर्स में आप देखिए कि इंक्रीज हुआ है। वैसे तो गवर्नमेंट ने ऑपरेशन फ्लड को चलाया था, ऑपरेशन फ्लड है जो कि 70s-80s के समय चलाया गया था मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। वाइट रिवॉल्यूशन के रूप से भी हम इसको कंसिडर किया करते हैं, मिल्क का जो टू मच प्रोडक्शन है उसको वाइट रिवॉल्यूशन के रूप से भी हम कंसिडर करते हैं।
और आप देखिए कि ये 5% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हुए इसका पोटेंशियल है वो और भी ज़्यादा है। फार्मर्स को ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, डेयरी का जो वर्क है। तो ओवरऑल हीट का यहाँ पे इंक्रीज होना, मिल्क प्रोडक्शन का भी इम्पैक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप काफ़ी बार ऑब्जर्व करना कि मिल्क के जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज होते हैं समर के समय में। उसके बिहाइंड में रीज़न यही है, प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई का ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा करना है और डिमांड भी ज़्यादा है इंडिया के अंदर में। तो डिमांड ज़्यादा है तो उस वजह से आपको इसका जो प्राइस समर के समय में इंक्रीज होता हुआ मैक्सिमम टाइम्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी न्यूज़पेपर में या अपने कॉमन एरिया के अंदर में, नियर बाई एरिया के अंदर में। टाइग्रस जीनत है जिनको कि आप देखिए कि ट्रांसलोकेट किया गया था सिमलीपाल के वहाँ पे, महाराष्ट्र से शायद इनको ट्रांसलोकेट किया गया था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कहाँ से किया गया था, शायद महाराष्ट्र से किया गया था। तब उनको आप देखिए कि जो कब से उनका बर्थ हुआ है तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। ट्रांसलोकेशन के बारे में आपको टाइगर्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि टाइगर्स का जो ट्रांसलोकेशन है, कभी आप देखिए कि सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व वहाँ पे किया गया था रणथंबोर टाइगर रिजर्व से। रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो कि बोथ राजस्थान के अंदर में ही है। तो एक स्टेट के अंदर में जो ट्रांसलोकेशन है वो तो यहाँ पे हुआ था 2005-6 के समय ये हुआ था, जिससे कि सरिस्का के अंदर में टाइगर्स का संख्या डिक्लाइन हो गया था, ख़त्म हो गया था। उसके बाद में रणथंबोर से जब लाया गया तो उनका संख्या है वो इंक्रीज हुआ था। अब अगर हम बात करें एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए, तो मध्य प्रदेश से उड़ीसा के लिए गया था जो फर्स्ट टाइम जो टाइगर का ट्रांसलोकेशन हुआ, वो मध्य प्रदेश से उड़ीसा के लिए गया था। और 2017 का वो समय है और शायद उसी समय में यूपीएससी ने आपसे प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में एक क्वेश्चन है वो पूछा था ट्रांसलोकेशन के बारे में कि किस स्टेट में ट्रांसलोकेशन फर्स्ट टाइम हुआ है। सरिस्का और ये रणथंबोर है उसको एज ए स्टेटमेंट के रूप से मेंशन किया गया था। क्लाइमेट साइंस रिपोर्ट बताता है कि इंडिया को अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स को बिल्ड करना था वो एबिलिटी हम धीरे धीरे लॉस कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा वो एबिलिटी है वो कम हो रहा है यहाँ पे। तो क्लाइमेट साइंस का ये रिपोर्ट है कि इंडिया के पास में पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, बट वो एबिलिटी का फुली यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, नेक्स्ट यहाँ पे जो मेंशन है वो है बेसिकली स्टूडेंट्स इंडिया और नेपाल के बारे में। नेपाल में जिस पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट है उसके लीडर्स इंडिया में आए हैं, तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आया है, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी का जो गवर्नमेंट है उसके लीडर्स इंडिया में आए हैं। तो बेसिकली आप देखिए कि डिस्कशन किया गया इंडिया नेपाल के रिलेशन में कोई भी थर्ड कंट्री है उसके इश्यूज को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। इंडिया नेपाल के रिलेशंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया है। और अगर हम नेपाल के जो रिसेंट रिलेशंस हैं उनके बारे में देखें तो नेपाल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका एक वहाँ का जो हाउस है उसके अंदर में स्टेटमेंट दिया गया था कि नेपाल ने एनक्रोच किया है इंडिया के लैंड एरिया के अंदर में। वैसे भी आप नेपाल आप देखिए कि 3 प्लेसेज हैं जिनके ऊपर में ऑब्जेक्ट किया करता है कि जो लीपू लेक का एरिया है, जो लीपू लेक का एरिया है जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के थ्रू कनेक्ट करता है, लिम्पियादूरा है और काला पानी है, उसको अपने पार्ट के रूप से वो कंसीडर किया करता है। और आप देखिए कि पहले नहीं कंसीडर करता था, बट ये 2019 के समय में एक नया मैप उन्होंने ड्रॉ किया है और नए मैप के थ्रू इस तरीके से ऑब्जेक्ट है वो किया गया कि लीपू लेक है, लिम्पियादूरा है और काला पानी है, वो उनके पार्ट के रूप से हैं जो कि इंडिया के वहाँ पे इस्टेब्लिश हैं। इंडियन अथॉरिटीज़ का रिस्पॉन्स क्या है? इंडियन अथॉरिटीज़ ने कहा है कि वो इंडिया का ही पार्ट रहे हैं और पहले का जो नेपाल का जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सुगोली, उसके थ्रू इंडिया के पार्ट के रूप से इसको माना है वो गया है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जजेज का जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज किया गया है। अब जजेज के द्वारा आप देखिए यहाँ पे ओथ प्रोसेस को कैरी आउट किया गया। वुमेन जज के बारे में अगर हम देखें तो प्रेजेंट समय में ओनली 1 वुमेन जज हैं, यहाँ पे 2nd वुमेन जज हैं, उन्होंने भी ओथ लिया है। तो प्रेजेंट समय का जो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ है उसके अंदर में 2nd वुमेन जज हैं वो भी यहाँ पे आए हैं बेंच के ऊपर में। फिर अगर नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ समय समय पे इंक्रीज हुआ है, पार्लियामेंट के पास में अथॉरिटी हुआ करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है उसको वो इंक्रीज करें। अब जो इंक्रीज किया गया है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू किया गया, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। ऑर्डिनेंस का आर्टिकल क्या है? 123 है ऑर्डिनेंस का आर्टिकल और 213 है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव में हुआ करता है। और ऑर्डिनेंस कॉलोनियल एरा के समय से ही वाइसरॉय को भी पावर दिया गया था ऑर्डिनेंस मेकिंग का। वेनेजुएला के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे और एनर्जी कोऑपरेशन के अंदर में कोई प्रायोरिटी है, कोई एग्रीमेंट है वो साइन हो सकता है।
जनवरी के समय में आप देखिए कि वेनेजुला के वहाँ पे यूएस ने इंटरवेन किया एक आर्मी ऑपरेशन के थ्रू, और वहाँ के लीडर को ले जाके चले गए, एक एक्टिंग प्रेसिडेंट अब अपॉइंट हुआ था वहाँ पे। और फिर आप देखिए कि वेनेजुला का जो ऑयल है उसको इंडिया को परचेज करने के लिए यूएस ने कहा। इंडिया एक लार्जर कंट्री है जो कि वहाँ से आने वाले क्रूड ऑयल को प्रोसेस भी किया करता है, वहाँ से आने वाला जो क्रूड ऑयल है उसको इंडिया प्रोसेस भी किया करता है। तो एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर में कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है इंडिया और वेनेजुला का, ये यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के विजिट का एक ऑब्जेक्टिव है, एक पार्ट है, वो बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सीबीएसई का ये जो मार्किंग सिस्टम है उसकी ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी के बारे में मेंशन है। तो प्रेजेंट समय में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे मार्किंग सिस्टम क्या हुआ करता है। सीबीएसई का जो मार्किंग सिस्टम है वो टीचिंग लर्निंग इवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर में मार्किंग आपको मिलेगा। टीचर लर्निंग इवोल्यूशन है, ये यहाँ पे इवेल्यूएट किया करते हैं टीचर के द्वारा। तो इसके ऊपर में बेसिकली एक मार्किंग प्रोसेस है वो हुआ करता है। अब यहाँ पे जो ओएसएम लाया गया है, ओएसएम का जो मीनिंग है वो क्या है, यहाँ पे ओएसएम का मीनिंग है ऑन स्क्रीन मार्किंग। ऑन स्क्रीन मार्किंग है जिसके थ्रू आप देखिए कि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए इस जो यहाँ पे मार्किंग है वो किया जाएगा। साइबर सिक्योर उस प्लेटफॉर्म को बताया गया है, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ही आप देखिए कि उसमें जो कमियां हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ऑन स्क्रीन मार्किंग है वो ये प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आया है जो कि पेन एंड पेपर के अलावा यहाँ पे डिजिटल वे के अंदर में मार्किंग को ये शिफ्ट करता है, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में, या अपना जो मार्किंग प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज करने के रिगार्डिंग में एक सेंट्रल मॉनिटरिंग प्रोसेस है उसको ये इस्टेब्लिश किया गया है कि यहाँ पे लेस एरर्स हों, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है उसको इस्टेब्लिश है वो किया जा सके। अब इसमें क्या स्कोप है, किस तरीके से इसको और रिफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस इसके ऊपर में उठे हैं। तो एक हाई रिजोल्यूशन स्कैनिंग सिस्टम है उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके, जो जो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसको जो साइबर जो अटैक्स हैं उनसे बचाया जा सके। और यहाँ पे स्टाफ्स के बारे में भी है, उसको स्ट्रक्चर करने का ज़रूरत है, कैसे उनको स्ट्रक्चर किया जाए मार्किंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में। तो कम्प्लीटली मार्किंग प्रोसेस के बारे में मेंशन है, उसमें रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया। तो डिजिटल सेक्टर में है तो आप क्या बता सकते हो कि डिजिटल अवेयरनेस होना चाहिए। फिर आप और क्या बता सकते हो कि यहाँ पे जो जो डाटा जो वहाँ पे रहे वो सिक्योर होना चाहिए, कोई अटैक उसके ऊपर में नहीं होना चाहिए, और ये जो ट्रांसपेरेंसी है उसको ये इम्प्रूव करेगा, ये जो इनिशिएटिव यहाँ पे है। फिर अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इंडिया के जो स्प्रिंटर्स हैं जो एथलेटिक्स हैं उन्होंने अभी रिसेंटली आप देखिए 100 मीटर का जो रिकॉर्ड है उसमें ब्रेक हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात प्रोग्राम में भी इसको मेंशन किया था। जो हमारे जो प्लेयर हैं जिन्होंने इस जो इंडिया का ये नेशनल रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया गया है। अब क्या वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है उसके इक्विवेलेंट है, ये वर्ल्ड के रिकॉर्ड के इक्विवेलेंट तो नहीं है। आप देखिए कि वहाँ तो जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम हैं। यहाँ पे 10 सेकंड के 10 पॉइंट कुछ सेकंड का समय है, वहाँ पे जो है वो 8 पॉइंट कुछ के आसपास है, सॉरी 8 नहीं 9 पॉइंट कुछ है, वहाँ पे 9 पॉइंट कुछ परसेंट कुछ यहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स हैं। और आप देखिए कि मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ के हैं, जमैका के हैं, जमैका के अलावा यूएस के जो प्लेयर्स हैं वो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर में जो डिटेक्ट किया जाता है या जो ट्रैक किया जाता है, ये सिस्टम, ये जो स्टैंडर्ड सिस्टम है 1968 के समय में आता है। और अभी तक आप देखिए कि 1968 में जब ये इस्टेब्लिशमेंट में आया तो उसके बाद से अभी तक यहाँ पे ओनली 39 ऐसे कंट्रीज़ हैं, ओनली 39 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अंडर 10 के आसपास जो जो डाटा है उसके ऊपर में अपने एथलेटिक्स हैं उनके रिकॉर्ड को बताया गया है। तो ये शो करता है कि कैसे यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन है वो इस्टेब्लिश हुआ है। इंडिया को उन जो कंट्रीज़ हैं जिनमें बेटर कंडीशंस हैं, बेटर वहाँ पे जो ये रिकॉर्ड्स हैं उसको उसके लिए आप देखिए कि ट्रेंड करना चाहिए उस तरीके से। इसके अलावा त्रिनिडाद है, टोबाको है, बोट्सवाना है, नामीबिया है, वहाँ पर आप देखिए कि डेट जो रैंकिंग है वो काफ़ी बेटर है इसमें एथलेटिक के इस सेक्टर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, चाइना का जो जो यहाँ पे हार्वेस्ट का जो सिस्टम है और कैसे इंडिया है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। तो यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ के ही बारे में बताया गया है कि कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर वे के अंदर में बॉर्डर का जो मार्केशन नहीं है वो समय समय पे बहुत कंट्रीज़ के बिटवीन में कन्फ्लिक्ट करवाता है। कभी आप देखिए कि 1962 का कन्फ्लिक्ट होता है, कभी जो जो मिडिल सेक्टर का एरिया है उसको वन ऑफ द स्टेबल बताया जाता है, वहाँ पे भी
कर्नल राय सिंह यादव जो हुआ करते थे, उनका लीडरशिप में आप देखिए कि 1967 के समय में नाथुला का एक कन्फ्लिक्ट हुआ था, इंडिया और चाइना के बिटवीन में नाथुला का कन्फ्लिक्ट हुआ करता था, जो कि सिक्किम के वहाँ पे है। तो मिडिल सेक्टर जहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं है वहाँ पे भी रहे हैं इश्यूज यहाँ पे, तो प्रॉपर वे में इसका डिमार्केशन होना चाहिए, जो कि बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में इम्पैक्ट है वो ना करे। तो ये LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया चाइना बॉर्डर, उन सभी के बारे में मेंशन है। इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उनका सप्लाई है वो कैसे यहाँ पे ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में एनर्जी का जो सेक्टर है उसको डोमिनेट करता है क्रूड ऑयल, बट आने वाला समय जो रहेगा वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का रहेगा। तो क्या वहाँ पे भी हमारा कंट्री है वो सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करेगा? तो सप्लाई के ऊपर में हमारा कंट्री इस वजह से डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके लिए जिन कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, जो आप देखिए कि हम अदर नेशन से लाया करेंगे, तो उनका अगर सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस होगा तो वो आने वाले समय के अंदर में हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट वो कर सकता है। इंपोर्ट के ऊपर में हमारा डिपेंडेंसी है, चाहे वो प्रेजेंट समय का सिचुएशन हो, चाहे वो फ्यूचर के समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रिगार्डिंग में हो, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए। डोमेस्टिक जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है उनको आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर में जो अपग्रेड करने का ज़रूरत है, इस्टेब्लिशमेंट में लाने का ज़रूरत है। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का भी ज़रूरत यहाँ पे बताया गया है। तो कुछ यहाँ पे सजेशंस दिए गए हैं कि हमें स्टैंडर्डाइज को भी इम्प्रूव करना है, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको मॉडिफाई है वो करना है डिमांड के अकॉर्डिंग में, जिससे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो सप्लाई है उसको हम स्ट्रेंथन है वो कर सकें। CBSE ने अपने कुछ ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया है, ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है जिसका ये इश्यू हुआ और जिस पर्सन के द्वारा इस कंप्लीट प्रोसेस को एक्सपोज किया गया, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी उनसे डिस्कशन है वो किया है। और आप देखिए कि साउथ वेस्ट मानसून जो कि केरल से ऑनसेट होता है मेनलैंड इंडिया के अंदर में, वैसे इससे पहले हम अंडमान निकोबार में बारिश देखते हैं जो भी इंडिया का ही पार्ट है, बट मेनलैंड के अंदर में केरल से जो साउथ वेस्ट मानसून आया करता है उसका ऑनसेट को पहले अर्ली बताया गया था, अब यहाँ पे लिटिल बिट डिले किया गया है कि जून 4 को इसका जो ऑनसेट है वो रहेगा। तो ये मानसून के बारे में था। मानसून इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे जो खरीफ का जो क्रॉप है उसके लिए। खरीफ का क्रॉप के अंदर में आप देखिए कि जो प्रोडक्शन हुआ करता है, अच्छा अगर मानसून है, ब्रेक नहीं है और समय समय पे बारिश हुआ है तो वो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, और जो होमवर्क आपको दिया गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, वो आपको होमवर्क में पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।